नमस्कार। आज के इस बेहद एनर्जेटिक ग्रामर एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं किसी भी भाषा की सबसे मजबूत नींव की। चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, सेंटेंसेस कितने भी लंबे या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाएं, अगर हम उन्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लें तो उन्हें समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगता है। आज हम यही करने वाले हैं। बात होगी फ्रेजेस और क्लॉजेस की। पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि हमेशा के लिए सारे डाउट्स बिल्कुल खत्म। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस भाषाई सफर को। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। कभी सोचा है किसी भी सेंटेंस को उसका एक्चुअल मीनिंग, उसका अर्थ आखिर कहाँ से मिलता है? क्या सिर्फ रैंडम शब्दों को एक साथ रख देने से कोई बात समझ आती है? बिल्कुल नहीं। शब्दों को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक लॉजिकल क्रम के साथ अरेंज करना पड़ता है, तभी जाके बनता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। और इन्हीं छोटे छोटे अर्थपूर्ण ग्रुप्स को आज हम ग्रामर के नजरिए से डिकोड करेंगे, क्योंकि यही एलिमेंट्स मिलकर एक पूरी भाषा का असली स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो जल्दी से एक नजर डालते हैं आज के सेशन की एजेंडा पर। पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ फ्रेज, दूसरा इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल्स, तीसरे नंबर पर हम एक्सप्लोर करेंगे मेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग क्लॉजेस की तरफ, उसके बाद सबसे जरूरी फ्रेज वर्सेस क्लॉज का प्रैक्टिकल कंपैरिजन, और आखिर में समरी एंड फाइनल थॉट। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम समझेंगे कि व्हाट इज अ फ्रेज, यानी वाक्यांश आखिर क्या होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फ्रेज की परिभाषा ना एक्चुअली बहुत ही सीधी सी है। एक फ्रेज, जिसे हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं, यानी वाक्य का एक छोटा अंश, ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता और क्रिया एक साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये कॉम्बो मिसिंग होता है, इसीलिए एक फ्रेज अपना पूरा मीनिंग खुद से कन्वे नहीं कर सकता। हाँ, ये सेंटेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर होता है, इसका अपना कुछ अर्थ भी होता है, पर ये अकेले कभी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता। आइए सेक्शन 2 पर चलते हैं और देखते हैं ग्रामर के इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल्स के जरिए। यहाँ इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर इंग्लिश फ्रेजेस हैं और राइट साइड पर उनके एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, इन द मॉर्निंग। हिंदी में हम इसे कहेंगे सुबह में। अब इन शब्दों के ग्रुप को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हम समझ तो पा रहे हैं कि बात सुबह की हो रही है, बट क्या सुबह में, कौन सुबह में, ये डिटेल कंप्लीटली मिसिंग है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। सेम चीज दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अंडर द टेबल, यानी मेज के नीचे। मीनिंग यहाँ भी है, लेकिन पूरा थॉट नहीं मिल रहा। यही तो खूबसूरती है एक फ्रेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, मेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, यानी वाक्यांश के प्रकार। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। यहाँ फ्रेजेस को उनके फंक्शन के हिसाब से 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है नाउन फ्रेज, जिसे हिंदी में संज्ञा वाक्यांश कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी विशेषण वाक्यांश। तीसरा है एडवर्ब फ्रेज, जिसे क्रिया विशेषण वाक्यांश भी कहा जाता है। और चौथा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी संबंध बोधक वाक्यांश। ये टोटली सिलेबस ओरिएंटेड लिस्ट है जो एग्जाम प्रेप के लिए परफेक्ट है। तो आइए एक एक करके इनकी डेप्थ में चलते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि कैसे शब्दों का एक पूरा ग्रुप एक अकेले नाउन की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ सेंटेंस देखिए, द टॉल बॉय इज प्लेइंग। हिंदी में लंबा लड़का खेल रहा है। यहाँ हाइलाइटेड पार्ट पर फोकस करते हैं, द टॉल बॉय और लंबा लड़का। नोटिस किया, इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं, राइट? लेकिन ये सब मिलकर सेंटेंस में एक सिंगल एंटिटी, यानी एक संज्ञा का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे ग्रुप का मेन हीरो एक नाउन है, इसीलिए हम इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज, यानी विशेषण वाक्यांश पर ध्यान देते हैं। एडजेक्टिव का बेसिक काम क्या होता है? किसी नाउन की खासियत बताना, उसे डिस्क्राइब करना। अब ये सेंटेंस पढ़िए, अ गर्ल विथ ब्लू आईज वॉक्ड इन। हिंदी में नीली आंखों वाली लड़की अंदर आई। यहाँ विद ब्लू आईज और नीली आंखों वाली को हाईलाइट किया गया है। ये पूरा का पूरा फ्रेज उस लड़की को, यानी उस नाउन को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब शब्दों का ये ग्रुप बिल्कुल वही विशेषता जोड़ने का काम कर रहा है जो एक अकेला एडजेक्टिव करता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं एडवर्ब फ्रेज, यानी क्रिया विशेषण वाक्यांश पर। जैसा कि नाम से ही साफ है, एडवर्ब हमेशा बताता है कि कोई एक्शन, कोई क्रिया कैसे, कब या कहाँ हुई। सेंटेंस देखिए, ही ड्रोव द कार विथ ग्रेट स्पीड।
हिंदी में उसने कार बहुत तेजी से चलाई। यहाँ मेन एक्शन क्या है? चलाना या ड्रोव। और क्रिया कैसे हुई? विथ ग्रेट स्पीड, यानी बहुत तेजी से। ये हाइलाइटेड पार्ट टोटली उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए दोनों ही भाषाओं में ये एक एब्सोल्युटली परफेक्ट एडवर्ब फ्रेज है। और फ्रेजेस की इस पूरी श्रेणी को कंप्लीट करता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी संबंध बोधक वाक्यांश। प्रेपोजिशंस का मेन रोल होता है सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स के बीच के रिश्ते को एस्टैब्लिश करना। उदाहरण के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, हिंदी में किताब मेज पर है। यहाँ ऑन द टेबल और मेज पर ध्यान दीजिए। इसकी शुरुआत एक प्रेपोजिशन से होती है और एक ऑब्जेक्ट पर आकर ये ग्रुप एलिगेंट तरीके से फिनिश हो जाता है। ये किसी भी सेंटेंस को एक सॉलिड स्ट्रक्चर और दिशा देता है। अब वक्त है सेंटेंस के एक और बड़े ग्रामेटिकल यूनिट पर जाने का। सेक्शन 4, एक्सप्लोरिंग क्लॉजेज। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक क्लॉज जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, वो आखिर होता क्या है? एक क्लॉज शब्दों का वो समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया दोनों की ही मौजूदगी एकदम लाजमी होती है। फ्रेजेस में हमने देखा था कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बो गायब था और इसीलिए वो कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन क्लॉज की तो पहचान, इसका अल्टीमेट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ही यही है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ फ्रेम में आते हैं तब जाकर वो समूह एक क्लॉज बनता है। और कई बार एक अकेला क्लॉज अपने आप में एक पूरा परफेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है। और हाँ, बिल्कुल फ्रेजेस की ही तरह क्लॉजेस के भी अलग अलग फंक्शंस और टाइप्स होते हैं। मेनली इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या स्वतंत्र उपवाक्य, जो इंडिपेंडेंटली अकेले एक पूरे सेंटेंस की तरह स्टैंड कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस या आश्रित उपवाक्य, जिन्हें अपना पूरा मीनिंग बनाने के लिए किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड करना पड़ता है। इसके आगे इनमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस भी शामिल हैं, जो सेंटेंसेस में स्पेसिफिक रोल्स प्ले करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिल्ड करने के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं आज के इस एनालिसिस के सबसे क्रूशल पॉइंट पर। सेक्शन 5, फ्रेज वर्सेस क्लॉज, दोनों में एग्जैक्टली क्या अंतर है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इन दोनों ग्रामर यूनिट्स के बीच का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस। एक बार इस कंपैरिजन को डीपली देखिए। लेफ्ट साइड पर है अपना फ्रेज। इसका रूल एकदम क्लियर है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यहाँ कर्ता और क्रिया का कोई जोड़ा कभी नहीं मिलेगा। वहीं राइट साइड पर है क्लॉज, जिसका रूल कंप्लीटली फिक्स है, हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद होंगे। भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, किसी भी एग्जाम में जब इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। क्या वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ हैं? अगर हाँ तो वो क्लॉज है, और अगर नहीं तो अनडाउटली वो एक फ्रेज है। था ना कितना आसान? अब हम आ गए हैं इस बेहद मजेदार सेशन के आखिरी पड़ाव पर। सेक्शन 6, समरी एंड फाइनल थॉट। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए इस कॉम्प्लेक्स बाइलिंगुअल सेंटेंस को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। चलिए जरा पहचानते हैं, क्या इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में छुपे हुए फ्रेज और मेन क्लॉज को आसानी से अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आज जो भी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर किए गए हैं उन्हें अभी के अभी प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सच तो ये है कि ग्रामर सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करने से ही क्लियर होती है। इसे अपने आज के टास्क की तरह लीजिए। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग और ऐसे ही भाषा के इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए।